बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश के आज हम यूनिट 4 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा यूनिट जो 4 है इसमें भी आपके लिटरली टर्म जो कि ड्रामा के दिए हुए हैं, सारे के सारे में जो है ड्रामा के जो टर्म है इसमें के मैं सभी कंप्लीट करा दे रहा हूँ। यूनिट हमारी जो 4 आज की हमारी कंप्लीट यूनिट है, ये आपका इंग्लिश का जो है पेपर है। इसमें आपको पढ़ना था ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा, जो कि पेपर का आपका नेम है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले यूनिट आपका 4 है क्या, इसको समझ लीजिए, फिर हम इसके जो है क्वेश्चनों को कराएंगे। तो इसमें भी जो यूनिट आपका जो 3 था जो 4 था, दोनों में आपको जो है लिटरली टर्म आपको पढ़ना था ड्रामा के। तो यूनिट आपका जो 4 है इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना जो टर्म इसमें आपको पढ़ना है साहित्यिक टर्म। वो पढ़ना है कि यूनिटी ऑफ टाइम क्या है, यूनिटी ऑफ प्लेस क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है। उसके बाद आपको पढ़ना है कि सेटिंग क्या है, और स्पोर्टनिज्म क्या है, स्टेज क्या है, डायरेक्शन क्या है, जो है सेंटेक्स क्या है, थीम क्या है, ठीक है, अंडर स्टेटमेंट क्या है। तो ये सब चीज़ें इसमें आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपका दिया हुआ कि वेरी सिमिलरिट्यूड क्या है, ये भी इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी टर्म है जो है लिटरेरी टर्म है ड्रामा का। तो हम सभी इसमें के क्वेश्चन जो है कराए दे रहे हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो भी इसमें आपकी 3 जो यूनिटी आपकी दी हुई है ड्रामा की, ड्रामेटिक यूनिटी, जो कि यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे। अरस्तु के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो अरस्तु डिफाइन रूल्स फॉर ट्रेजिडी इन पॉलिटिक्स। मतलब जो है अरस्तु ने जो है काव्य शास्त्र में, किसमें, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में जो है ट्रेजिडी के नियम जो है परिभाषित किए हैं। और व्हाइल डिस्कसिंग ट्रेजिडी, मतलब जो है इन्होंने ट्रेजिडी पर जो है चर्चा करते हुए उन्होंने जो है वी मेंशनड टू जो है यूनिटी, इन्होंने जो है इसको मेंशन किया है 2 यूनिटी में। कौन कौन सी, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ जो है एक्शन। ही डिड नॉट मेंशनड यूनिटी ऑफ प्लेस, मतलब जो है अरस्तु ने जो है यूनिटी ऑफ प्लेस को जो है मेंशन नहीं किया है, उसको जो है नहीं उसका उल्लेख किया है। अब यहाँ से अरस्तु महोदय और भी आगे लिखते हैं, ये कहते हैं कि अरस्तु सैड डेट ए प्लॉट शुड हैव द यूनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो है अरस्तु का कहना था कि कथानक में, किसमें, प्लॉट में जो है कथानक में जीव जगत की एकता होनी चाहिए। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिक मतलब होता है, ठीक है, कि जीव जगत की एकता होनी चाहिए। और जस्ट लाइक ह्यूमन बींग हैव ऑल पार्ट्स कनेक्टेड एंड लिंक्ड, मतलब जो है जैसे कि मनुष्य के सभी अंग, जैसे कि हाथ पैर जो कि शरीर से जुड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार कोई भी ट्रेजिडी हो, कोई भी कहानी हो, फिर कोई भी ड्रामा हो, तो उसके पार्ट जो भी हो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, इन इन द सेम वे और ए प्ले शुड बी यूनाइटेड एंड जो है यूनिफाइड कम्प्लीटली। मतलब जो है ये कहते हैं अरस्तु महोदय कि जैसे कि मनुष्य के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो वैसे ही नाटक भी पूरी तरह से एक रूप और एकीकृत होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम जो कि जो यूनिटी है आपकी 3, इसको हम समझेंगे। जो कि 3 यूनिटी है, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ जो है प्लेस, हम तीनों के बारे में समझेंगे यहाँ से। तो यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है इसको समझ लीजिए सबसे पहले। तो अरस्तु गेव मोर इम्पोर्टेंस टू यूनिटी ऑफ एक्शन देन एनी जो है अदर यूनिटी। मतलब इसका यह हुआ कि अरस्तु ने जो है सबसे अधिक जो है महत्व दिया यदि किसी यूनिटी को, तो यूनिटी ऑफ एक्शन को दिया है अन्य जितनी भी यूनिटी थी उनकी तुलना में। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ एक्शन मीन्स द इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स इन द ट्रेजिडी मस्ट बी कोहेरेंट एंड रिसोल्व्स अराउंड ए सिंगल यूनिफाइड थीम अथवा प्लॉट हैविंग एन आर्टिस्टिक यूनिटी। मतलब इसका यह हुआ कि जो है जो क्रिया की जो एकता है, मतलब जो है यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है कि ट्रेजिडी में घटनाएं जो होती हैं सुसंगत होनी चाहिए और एक ही एकीकृत विषय उनका होना चाहिए, कथानक के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, और जिसमें जो है कलात्मक एकता हो, और कथानक में प्रारंभ मध्य और अंत भी होना चाहिए। मतलब कोई भी कहानी हो, कोई भी नाटक हो, तो उसका जो है प्रारंभ होना चाहिए, उसका मध्य में उसको दिखाना चाहिए, उसका जो मध्य भाग होता है उसका अंत, ये सभी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। ये दर्शाता है यूनिटी ऑफ एक्शन को। वही चीज़ यहाँ से आप चाहे तो हिंदी में इसको समझ सकते हो कि अरस्तु ने किसी भी अन्य तुलना में, किसी भी अन्य तुलना में क्रिया की एकता, मतलब जो है यूनिटी ऑफ एक्शन जो है इसको अधिक महत्व दिया है। और क्रिया की एकता मतलब यूनिटी ऑफ जो यूनिटी ऑफ जो एक्शन है, इसका अर्थ होता है कि ट्रेजिडी में घटना जो है सुसंगत होनी चाहिए तथा एक ही एकीकृत विषय या जो है कथानक के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, और जिसमें जो है कलात्मक एकता हो और कथानक में जो है प्रारंभ हो उसका, उसका मिडिल का भाग हो और उसका अंत भी होना चाहिए। ठीक है,
अब यदि हम बात करें यूनिटी ऑफ टाइम की कि यूनिटी ऑफ टाइम क्या है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो यूनिटी ऑफ टाइम क्या है? यूनिटी ऑफ टाइम की जब बात आती है तो आपको एक लाइन में इसकी परिभाषा आपको लिखना है कि द एक्शन इन द ट्रस्टी शुड बी कंसिडर्ड ऑफ 24 आवर्स। मतलब जिसका ये हुआ कि किसी ट्रस्टी में कार्यवाही जो है 24 घंटे की होनी चाहिए, 24 घंटे की अंदर की होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी जो है नहीं होनी चाहिए उसमें की कार्यवाही। अभी आप ऐसे कह सकते हो कि सरल शब्दों में हम कहें तो नाटक की पूरी जो घटना होती है एक ही दिन में अर्थात 24 घंटे की अवधि में जो है घटित होनी चाहिए। फिर अरस्तु महोदय ने इसकी परिभाषा को अपने शब्दों में स्पष्ट किया है कि यूनिटी ऑफ टाइम क्या होता है। अरस्तु साइड ट्रेस्टी जो है एंडेवियर्स आज फॉर द पॉसिबल टू द कन्फाइन इटसेल्फ टू ए सिंगल रेवोल्यूशन ऑफ द सन, अथवा जो है स्लाइटली टू द एक्सीड दिस लिमिट। मतलब इसका ये हुआ, अरस्तु ने कहा कि ट्रेस्टी जहाँ तक संभव हो स्वयं को सूर्य की एक परिक्रमा तक सीमित रखने का प्रयास करती है। जाहिर सी बात, जैसे कि सूर्य निकलता है, ठीक है, एक बार निकलता है 24 घंटे में, ठीक उसी प्रकार जो ट्रेस्टी होनी चाहिए, जो कहानी होनी चाहिए 24 घंटे की अंदर की अवधि की होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, इनका ये कहना है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है, चलेगा। अब यहाँ से यूनिटी ऑफ प्लेस क्या है इसको भी समझ लीजिएगा। यूनिटी ऑफ प्लेस क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो ए ट्रेजिडी शुड टेक प्लेस इन ए सिंगल फिजिकल लोकेशन। मतलब इसके हुआ कि जो ट्रेजिडी एक ही भौतिक स्थान पर घटित होनी चाहिए। मतलब कोई भी घटना हो कि चाहे ड्रामा की हो फिर ट्रेजिडी हो, तो वह जो घटना होनी चाहिए एक ही स्थान पर घटित होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द लोकेशन। मतलब जो है और स्थान में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ मतलब यदि दियर से एनी चेंज इट शुड नॉट बी टू फार। मतलब यदि कोई भी चेंजेस करते हो भी हो तो ज़्यादा दूर चेंजेस नहीं होना चाहिए, उस स्थान के करीब ही होना चाहिए। फिर है दिस यूनिटी वाज मेंशन्ड बाय अरस्तु। ये जो यूनिटी है अरस्तु के द्वारा उल्लेख की गई है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है यूनिटी ऑफ प्लेस के बारे में, ठीक। यहाँ से हिंदी में भी समझ सकते हो कि ट्रेस्टी एक ही भौतिक स्थान पर घटित होनी चाहिए और स्थान में कोई भी जो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी परिवर्तन हो तो वह बहुत ही दूर नहीं होना चाहिए, बहुत ही सूक्ष्म होना चाहिए। और इसका जो एकता का जो उल्लेख है अरस्तु ने किया था, इस तरह से आपको लिखना है। तो जितने भी मैंने आपको बताए हैं जो आपकी थी यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, आपको समझ में आया होगा। यदि हम बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में कहें फिर से यदि हम, ठीक है, तो यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है? यूनिटी ऑफ एक्शन है कि एक नाटक को एक ही कथा जो कथानक होगा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एक ही हीरो जो होगा उसी पर जो है कहानी होनी चाहिए, ठीक है। उसका शुरुआत होना चाहिए, उसका मिडिल भाग होना चाहिए, उसका अंत होना चाहिए, ये होता है यूनिटी ऑफ एक्शन। यदि हम बात करें यूनिटी ऑफ जो है टाइम की, तो यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब यह होता है कि नाटक की जो पूरी घटना होती है या फिर ट्रेजिडी की जो पूरी घटना होती है अर्थात वह 24 घंटे की अवधि के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। यदि हम यूनिटी ऑफ जो है तो है यूनिटी ऑफ टाइम। यदि हम यूनिटी ऑफ जो है यूनिटी ऑफ प्लेस की बात करें, स्थान की बात करें, तो नाटक की सभी घटनाएं एक ही भौतिक स्थान पर होनी चाहिए, ठीक है, एक ही भौतिक स्थान पर होनी चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इसके बारे में आपको जो है लिखना है। अब यहाँ से सेटिंग क्या है इसको भी समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ये भी जो कि लिटरली टर्म है ड्रामा का, इसको भी समझ लीजिएगा। तो सेटिंग इज द टाइम। सेटिंग क्या है? इज द टाइम है, कह सकते हो। सेटिंग क्या है? सेटिंग जो है किसी भी जो है कथा के भीतर का एक समय है, ठीक है। जियोग्राफिकल लोकेशन एंड कल्चर विद ए नरेशन आइदर नॉन जो है फिक्शन अथवा जो है फिक्शन एंड प्रेजेंट इन द ऑल स्टोरीज। इसका मतलब ये हुआ कि सेटिंग जो है किसी भी कथा के भीतर का समय होता है। मान लो कोई भी जो कथा होती है कितनी लंबी है, उसका एक समय होती है। भौगोलिक उसकी स्थिति क्या है, उस कहानी में कल्चर उसकी क्या है, क्या दिखाया गया है, चाहे वह कहानी जो है काल्पनिक हो या फिर जो है नॉन फिक्शन हो या फिर फिक्शन हो, मतलब काल्पनिक हो या फिर गैर काल्पनिक हो, ठीक है। तो उसमें जो समय है उसकी जो उसकी भौतिक स्थिति है क्या दिखाया गया, उसमें जो कल्चर क्या दिखाया, उसी को हम सेटिंग कहते हैं, ठीक है। और भी यहाँ से लिखा हुआ कि द सेटिंग डिफाइंड मोड ऑफ ए स्टोरी। मतलब जो सेटिंग होती है, सेटिंग क्या है? सेटिंग जो है कहानी के मूड को जो है परिभाषित करती है और इट इज कॉन्टेक्स्ट इन द विच स्टोरी इज बीइंग रिटन। मतलब इसके हुआ कि यह वह संदर्भ है जिसमें जो है कहानी लिखी जा सकती है या फिर लिखी जा रही है। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी कहानियाँ जो होती है उसकी स्टोरी क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति कल्चर पे बनाई गई, या फिर बायोग्राफी फिल्म है या फिर लव स्टोरी है, तो ये सब चीज़ों की सेटिंग होती है, ठीक है।
और उसकी कह सकते हो एक समय के भीतर होती है, फिर एक उसकी कोई भी कहानी बनाई जाती है तो उसकी एक समय अवधि होती है, कितने घंटे की स्टोरी है, इतने घंटे की ड्रामा रहेगा। तो ये भी इसको ध्यान में रखे जब बनाया जाता है, चाहे कहानी काल्पनिक हो या फिर रियल की कहानी हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसमें जो भौगोलिक स्थिति है, उसकी उसमें जो संस्कृति दिखाई जाती है, जो कल्चर उसमें दिखाई जाएगी, तो इसी को हम कहते हैं कि सेटिंग। उसमें कौन कौन सी सेटिंग की गई है, क्या दृश्य दिखाया जाएगा दर्शकों को, ये सब चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। तो टाइम शोज द एक्चुअल टाइम पीरियड, डे, मंथ, ईयर। इट में बी इमेजिनरी अथवा जो है इन द फ्यूचर। मतलब इसके हुआ कि समय जो होता है ये वास्तविक समय अवधि जैसे कि होता है दिन, महीने, साल होता है, इसको ये दर्शाता है। या जो है चाहे जो है इमेजिनरी हो, या कह सकते हो जो कहानी होती है, चाहे काल्पनिक हो या फिर भविष्य में ये हो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे कि आपके जॉर्ज जो आपके ऑरवेल थे, इनका एक जो उपन्यास आया था, नोवेल आया था, जो कि 1984 में, ये जो है भविष्य में जो है घटित उस पर आधारित था ये नोवेल, उसी पर लिखा गया था। तो प्लेस इन द सेटिंग कैन बी रियल प्लेस अथवा जो है इमेजिनरी। मतलब जो है सेटिंग में जो स्थान है वास्तविक या जो है काल्पनिक हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि थॉमस जो है हार्डी का वायरेक्स जो कि लिखा गया है, ये भी कह सकते हो इसमें जो है टाइम के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसके बारे में हिंदी में समझ सकते हैं कि सेटिंग जो है किसी भी कथा के भीतर का जो समय होता है, और किसी भी कथा के भीतर की जो भौगोलिक जो ग्राफर जो स्टेटस दिखाया जाता है, भौगोलिक स्थिति दिखाई जाती है, उसमें जो कल्चर दिखाई जाती है, चाहे वह काल्पनिक हो या फिर रियल की हो। ठीक है, या जो है एक महत्वपूर्ण साहित्यिक तत्व है और सभी कहानियों में मौजूद होता है। सेटिंग जो है कहानी में मूड को परिभाषित करता है, और यह वह संदर्भ है जिसमें कहानी लिखी जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। स्पोनरेज में क्या है, ये भी लिटरली टर्म है ड्रामा का, इसको भी समझ लीजिए कि क्या है। तो स्पोनरेज जो नाम है, ये जो आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, तो ये जो नाम आया हुआ है रेवरेंड विलियम, जो कि विलियम जो है आर्ची वाल्ड स्पूनर के नाम पर जो है इसको रखा गया है, जो ऑक्सफोर्ड के डॉन थे। ये क्या थे, हु वाज ऑक्सफोर्ड डॉन्स, जो कि ऑक्सफोर्ड के डॉन थे, इन्हीं के नाम पर स्पोनरेज में जो है इसका जो है नाम रखा गया है। अब ये क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। तो द टर्म वाज इस्टेब्लिश इन द 1920। मतलब जो है ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था 1920 में। तो ये क्या है, इसकी परिभाषा समझो। इसकी परिभाषा यहाँ से जो तीसरी लाइन इसकी परिभाषा है, इट इज अ प्ले ऑन द वर्ड्स अथवा स्लिप अथवा जो है टंग। इसका मतलब ये हुआ कि अब ऐसे कह सकते हो कि यह जो है शब्दों का खेल है। ये क्या है, इट इज़ द प्ले ऑन द वर्ड, मतलब यह शब्दों का खेल है, या फिर कह सकते हो या जो है शब्दों का फिसलना। जैसे कि कैसे कुछ लोग जो है शब्द कहने से फिसल जाते हैं, दूसरा शब्द कह देते हैं, उसको नहीं कह पाते हैं, या फिर कह सकते हो जुबान का फिसलना, तो ये होता है। तो ये क्या है, स्पोनरेज में इज ए लिटरली डिवाइस इन द विच टू लेटर्स आर सिलेबस ऑफ टू आर मोर जो है वर्ड्स आर स्विच्ड टू द क्रिएट ह्यूमरस इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि स्पूनरिज्म है, ये क्या है, एक साहित्यिक युक्ति है। ठीक है, ये लिटरली एक डिवाइस है, और जिसमें विच मतलब होता है जिसमें, और टू लेटर्स मतलब जो है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों में के जो अक्षर हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक अक्षरों को जो है बदल कर हास्यपूर्ण जो है प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, इसी को हम स्पूनरिज्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से दिया हुआ है, इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है इसको समझो कि टोन्स ऑफ सॉइल। तो टोइंस ऑफ जो सोइल लिखा हुआ है, इसको लिख दो जो है सन्स ऑफ टॉयल। तो इस तरह से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और इस तरह से एक हास्य उत्पन्न होता है। तो यही होता है स्पोनरिज्म होता है। तो इसको यदि हम हिंदी में समझे तो स्पूनरिज्म जो स्पूनरिज्म है, जिसको हम स्पूनरवाद कहते हैं, इसका नाम जो है रेवरेंड विलियम जो कि आर्ची वाल्ड स्पूनर के नाम पर रखा गया था, जो कि ऑक्सफोर्ड के डाउन थे। यह शब्द जो कि 1920 में स्थापित किया गया था, फिर इस्टेब्लिश किया गया था। या जो है शब्दों का खेल है, या फिर जो उसका फिसलना है, या फिर कह सकते हो जुबान का फिसलना है। तो स्पूनरवाद या फिर स्पूनरिज्म एक जो है साहित्यिक युक्ति है, जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों के दो अक्षर या जो है अक्षरों को बदलकर हास्यपूर्ण प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, यही होता है स्पूनरिज्म। उदाहरण के लिए जैसे कि मेहनत कशों के लिए जो है तनो मिट्टी और कुचलने वाले प्रहार के बजाय शर्माता हुआ कौवा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि हम और कुछ थोड़ा सा और इसको हम
सरल शब्दों में हम कहें तो ये क्या है, तो इसको भी इस डिफिनेशन के माध्यम से समझ सकते हो कि ए स्पूनरिज्म इज ए स्पीच एरर वेयर द इनिशियल साउंड्स ऑफ टू अथवा मोर वर्ड्स आर स्वैप्ड ऑफ्टन क्रिएटिंग द ह्यूमरस इफेक्ट। मतलब इसके हुआ कि स्पूनरिज्म एक जो है वाक त्रुटि है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों की जो प्रारंभिक जो ध्वनियाँ होती है उसका अदला बदली कर दी जाती है, जिससे जो उसका शब्द होता है हास्यपूर्ण बन जाता है, फिर हास्य उत्पन्न करता है। जैसे कि फनी बोन को जो है आप जो है उसको ना कह करके फनी फोन कह दो तो इस तरह से एक हास्य उत्पन्न होता है। जैसे कि फनी बोन होता है फनी, ठीक है, इसको आप ना जो है फनी बोन बोलकर आप जो है बनी फोन बोल दो तो इस तरह से क्या होता है, तो इस तरह से एक हास्य उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस तरह से शब्द का क्या होता है, अलग अर्थ एक निकलता है जिससे एक हास्य उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, और जैसे कि पैक आप लाइच को आप जो है कह दो कि ये लाइक आप जो है पाइच, तो इस तरह से क्या होता है, एक शब्द के द्वारा जब इसको कुछ उसमें जब अदला बदली की जाती है जिससे जो एक हास्य उत्पन्न होता है, इसी को हम कहते हैं स्पूनरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम और कुछ ले, जैसे कि बनी जो है बोन्स तो इसको जो है कह दो फनी बोन्स, और सेली जेंस को आप कह दो जो है बेली बीन्स, उसके बाद जो है पलस्तर मैन को आप कह दो मास्टर प्लान। तो इस तरह से क्या होता है, जब शब्दों को उसमें कुछ अदला बदली की जाती है जिससे जब हास्य उत्पन्न होता है, इसी को हम स्पूनरिज्म कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। यहाँ से इसके अब हिंदी में और भी समझ लीजिए। स्पूनरिज्म भी एक जो है वाक त्रुटि है, इसमें दो से अधिक शब्दों की जो प्रारंभिक ध्वनियाँ हैं उसकी अदला बदली कर दी जाती है जिससे प्रायः हास्यपूर्ण प्रभाव जो उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि फनी बोन का जो है बनी बोन फोन बना जो है बन जाना, या फिर जो है झूठ का पैकेट का जो है पाई की कमी जो है बन जाना। तो इस तरह से आपको जो है लिखना है। अब जो है स्टेज डायरेक्शंस क्या होता है भी समझ लीजिए, ये भी इसका कह सकते हो एक टाइप्स है। ठीक है, लिटरली टर्म है ड्रामा का, तो ये भी समझ लीजिए कि ये क्या होता है। स्टेज डायरेक्शन आर इंटरेक्शंस एंड इंफॉर्मेशन इन द प्ले फॉर टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब जो है जो स्टेज डायरेक्शन का मतलब होता है कि मंच जो निर्देश, तो मंच निर्देश जो है नाटक के निर्माण की तकनीकी पहलू जैसे कि ध्वनि, प्रकाश, वेशभूषा, रंगमंच की सामग्री और जो है मंच पर जो अभिनेता होती है उसकी गतिविधियों के लिए ये निर्देश और जो है सूचनाएं होती हैं। जैसे कि हमने देखा होगा बहुत सारे जो नाटक होते हैं उसमें जो एक्टर होता है तो उसका वेशभूषा क्या उसने पहनी है, ठीक है, वो जो है कह सकते हैं उसका जो किरदार दिया गया है, तो वे सब चीज़ें जो है उसमें जो है देखी जाती है कि स्टेज का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें स्टेज डायरेक्शन के अंतर्गत जो आती हैं जिसको हम मंच निर्देशन कहते हैं, फिर मंच निर्देश कहते हैं। तो मंच निर्देश क्या है, नाटक के निर्माण के तकनीकी जो पहलू होती हैं जैसे कि जो है प्रकाश, ध्वनि, वेशभूषा, दृश्य, रंगमंच की सामग्री और मंच पर जो अभिनेता हैं इसकी जो गतिविधियों के लिए निर्देश और जो सूचनाएं दी जाती हैं। जैसे कि कोई मूवी बनती है तो इसमें एक्शन करते तो जो हीरो होते हैं एक्शन करते हैं, यानी जो है अपना जो है बोलना स्टार्ट करते हैं, तो ये सारे निर्देश दिए जाते हैं, इसी को हम स्टेज डायरेक्शन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिखोगे। ठीक है, स्टेज डायरेक्शंस आर द इंटरेक्शंस एंड इंफॉर्मेशन इन द प्ले फॉर द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन सच द जो है लाइटिंग, साउंड, जो है कस्टम, सीनरी अथवा जो है प्रूफ्स एंड द मोमेंट ऑफ एक्टर्स ऑन स्टेज। स्टेज डायरेक्शंस आर द रिटन इन द इटैलिक इन द पैरेंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेज डायरेक्शन होता है, जो मंच निर्देश होता है, इटैलिक या कोष्ठक में जो है लिखे जाते हैं। और आगे भी लिखा हुआ कि स्टेज डायरेक्शन टेल you what a character looks like, which dialogue will open the play and which place is the this where the story opens। मतलब इसका ये हुआ कि मंच निर्देश आपको बताते हैं, टेल्स मतलब बताते हैं कि जो पात्र है वो कैसा दिखता है, वह कौन सा संवाद नाटक की शुरुआत करेगा किस स्थान से और कहानी किस स्थान से शुरू होगी, उसको ये जो है बताता है, मंच निर्देश करता है। इसकी जो 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो कि लिखी हुई कि द 3 कीज थिंग्स इन द स्टेज डायरेक्शंस नीड टू फोकस ऑन। इसकी 3 जो है कह सकते हो इसके ध्यान योग्य देने वाली बातें होती हैं जिसको समझेंगे। डिस्क्राइबिंग द एक्शन हैपनिंग इन द सीन। मतलब इसका यह हुआ कि दृश्य में हो रही जो क्रिया है इसका वर्णन करना, और दूसरा है
कि द लोकेशन ऑफ द सीन, मतलब जो है जो घटना स्थल का स्थान जो है उसका वर्णन करना। फिर है डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर, मतलब जो पात्र है उसका वर्णन करना। ये निर्देश दिए जाते हैं। जैसे कि आपने निर्देश देखा होगा मूवी में, शुरुआत में जो प्रचार दिखाते हैं कि इस मूवी में इतने इतने पात्र हैं, ये हीरो है, ये विलन है, ये इसमें हीरोइन है, तो वही चीज़ होता है, यही जो है डायरेक्शन स्टेज का। ठीक है, तो यह सब हिंदी में समझ सकते हो कि मंच जो दिशाएं होती हैं, ये नाटक के निर्माण के तकनीकी पहलू, जैसे कि जो है प्रकाश, ध्वनि, वेशभूषा, दृश्य, रंगमंच की सामग्री, मंच पर अभिनेताओं की गतिविधियों के लिए जो है निर्देश और सूचनाएं होती हैं। मंच निर्देश इटैलिक या जो है कोष्ठक में लिखे जाते हैं। मंच निर्देश बताते हैं कि पात्र जो है कैसा दिखता है, कौन सा संवाद जो है नाटक की शुरुआत करेगा, कहानी किस स्थान से शुरू होगी। ठीक है, तो मंच निर्देश में 3 जो कि प्रमुख बातें इसमें हैं ध्यान योग्य देने वाली, वो है दृश्य में हो रही जो क्रिया है उसका वर्णन करना, घटना स्थल का स्थान का वर्णन करना, पात्रों का जो है वर्णन करना, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। अब जो है इसके टाइप्स की बात करें, जो स्टेज डायरेक्शन होते हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स से एग्जाम में बनता है, तो इसको भी समझ लीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेज डायरेक्शन आर द रिटन इन द पैराग्राफ फॉर्म, मतलब जो है जो सबसे पहले जो मंच निर्देशन होता है अनुच्छेद के रूप में जो है लिखे जाते हैं। ठीक है, पैराग्राफ के रूप में लिखे जाते हैं। और दिस टाइप इन्फॉर्म द रीडर अबाउट द वर्ड्स ऑफ द प्ले, मतलब इसके हुआ कि यह जो है पाठक को नाटक की दुनिया से परिचित कराता है। और इट इज़ द रिलेटेड टू द एक्टर्स, मतलब जो है यह किससे संबंधित रहता है, यह अभिनेता से जुड़ा होता है। दूसरा जिसका जो प्रकार है वो है सेकेंड, जो इसका टाइप्स है, सेकेंड टाइप्स ऑफ डायरेक्शन इज द पैरेंथेटिकल। दिस टाइप कन्वे द इमोशनल स्टेज ऑफ द कैरेक्टर इन द जो है पैरेंथेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा इसका प्रकार होता है ये होता है पैरेंथेटिकल, जो कि ये एक प्रकार किसी पात्र की जो भावात्मक स्थिति होती है, जो इमोशनल जो स्थिति होती है, उसको व्यक्त करता है कोष्ठक में। इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से अगला जो इसका कह सकते हो जो इसका टर्म है लिटरली, वो है सेंटेक्स। सेंटेक्स क्या है इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, सेंटेक्स को हम वाक्य विन्यास कहते हैं हिंदी में। ये क्या है? सेंटिक इज द अरेंजमेंट एंड ऑर्डर इन द विच वर्ड आर द अरेंज्ड इन द सेंटेंस ऑफ कन्वे द पार्टिकुलरली मीनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि वाक्य विन्यास वह अवस्था है और जो है क्रम है जिसमें शब्दों को एक विशेष अर्थ में व्यक्त करने के लिए वाक्यों में जो है व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने आरोही अवरोही क्रम पढ़ा होगा, तो उसमें जो पहले जो शब्द दिए होते हैं आगे के पीछे दिए होते हैं उनको व्यवस्थित करते हो, तो ठीक उसी प्रकार कोई भी ऐसा शब्द है जो कि आगे पीछे करके लिखा हुआ है, उसको आप जब व्यवस्थित करते हो उसी को हम सेंटेक्स कहते हैं। द फॉर्मेट इन द विच वर्ड्स फ्रेसेस एंड क्लॉजेस आर अरेंज इन द कॉल्ड सेंटेक्स, मतलब इसका हुआ कि अब ऐसे कह सकते हो कि वह प्रारूप जिसमें शब्द वाक्यांश उपवाक्यांश को व्यवस्थित किया जाता है वही वाक्य विन्यास कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको इसकी लिखना है। तो इंग्लिश जो है फॉलोज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि रनिंग इज ही फास्ट वेरी, मतलब इसका क्या हुआ कि रनिंग मतलब होता हुआ दौड़ रहा है, इज मतलब जो है और ही मतलब वह वेरी फास्ट, मतलब जो फास्ट वेरी मतलब होता है तेजी से। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, जिसको जब हम व्यवस्थित बनाते हैं इसको शब्द को हम सही से जब लिखते हैं, जैसे कि ही इज रनिंग वेरी फास्ट, तो ये होता है सेंटेक्स। सेंटेक्स मतलब होता है किसी शब्द को सही क्रम में लिखना होता है, उसको सही से जो है व्यक्त करना होता है। ठीक है, तो वाक्य विन्यास जो है वह अवस्था है, फिर वह क्रम है जिसमें शब्दों को एक विशेष अर्थ में व्यक्त करने के लिए वाक्य में व्यवस्थित उसको किया जाता है। और वह जो है प्ररूप जिसमें शब्दों वाक्यांशों उपवाक्यांशों को व्यवस्थित किया जाता है वही वाक्य विन्यास कहलाता है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की मूल संरचना का पालन जो है किया जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर है अंडर स्टेटमेंट क्या है, इसको भी समझ लीजिए। अंडर स्टेटमेंट क्या है? इसका मतलब होता है पर्दा डालना। ठीक है, अंडर स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? पर्दा डालना। तो अंडर स्टेटमेंट इज ए लिटरली जो डिवाइस विच कंटेन्स ए स्टेटमेंट दैट मेक्स समथिंग सीम जो है सिमिलर लेस इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज। इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्दा डालना फिर जो है कह सकते हो अल्प कथन। ठीक है, तो इस जो अंडर स्टेटमेंट मतलब होता है अल्प कथन एक साहित्यिक युक्ति है जिसमें कथन जो है शामिल होता है और जो किसी चीज़ को उसकी वास्तविक स्थिति से छोटा जो है
कम महत्वपूर्ण बना देता है। जैसे कि इट इज़ एन द आयरोनिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्ड एंड जो है सिचुएशंस। तो अंडर स्टेटमेंट क्या है, यदि हम बहुत ही कह सकते हो सूक्ष्म शब्दों में यदि कहे तो अंडर स्टेटमेंट जो है जिसमें जो है कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी स्थिति के महत्व को, गंभीरता को कम करके बताता है। जैसे कि हम बात कर ले, कोई घटना हो जाए तो जो कि उसको सही से जान रहा है तो उसको आकर कम शब्दों में बताया, आपको पूरी कहानी ना बताए उसके बारे में, तो उसको कहते हैं अंडर स्टेटमेंट। इसको हम पर्दा डालना कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है यहाँ तक कि अंडर स्टेटमेंट इज ए लिटरली डिवाइस विच कंटेन्स ए स्टेटमेंट दैट मेक्स समथिंग जो है सीम स्मॉलर, लेस इम्पोर्टेंट देन इट रियली इज। इट इज एंड द जो है आयरोनिक कंट्रास्ट ऑफ वर्ड एंड सिचुएशंस। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे कि आपसे कोई जो है कहे, जैसे कि यहाँ से हिंदी में जो लिखा हुआ है कि ये जो पर्दा डालना है इसको कहते हैं अंडर स्टेटमेंट, या फिर जो इसको अल्पकथन कहते हैं। तो यह जो एक साहित्यिक युक्ति है जिसमें ऐसा जो कथन शामिल होता है जो किसी चीज़ को उसकी वास्तविक स्थिति से छोटा करके कम महत्वपूर्ण बना देती है। ठीक है, फिर है इसको एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे कि उसने जो है जो किया है गैर कानूनी है, थोड़ा सा गैर कानूनी है। मतलब जो जैसे किसी ने चोरी की है तो चोरी करने के बजाय आप कहोगे कि जिस ये जो भी कार्य किया है बहुत ही गलत किया है, गैर कानूनी किया है। तो ये मतलब जो अर्थ होता है, जो पूरा उसका कह सकते हो महत्व होता है, उसको कम करके जब बताया जाता है, पूरी कहानी को नहीं बताया जाता है, उसे पर्दा डाल दिया जाता है, मेन जो कार्य किया है, इसी को हम कहते हैं अंडर स्टेटमेंट। जैसे कि आज तो जो है बस थोड़ी ठंडी है, तो जबकि बाहर का तापमान जो है -5 है। तो जो हम कह सकते हो किसी के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में हम पूरी जानकारी नहीं देते हैं, कुछ बातों पर जो हम पर्दा डाल देते हैं, इसी को हम अंडर स्टेटमेंट कहते हैं। अब जो अगला इसका लिटरली टर्म है जो कि ड्रामा का, तो वेरी सिमिलिट्यूड क्या है इसको समझ लीजिए। तो द वर्ड वेरी सिमिलिट्यूड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वेरम मीनिंग द ट्रूथ एंड सिमिल्स सिमिलीज, इसका मतलब होता है सिमिलर। तो ये जो वर्ड है जो कि वेरी सिमिलिट्यूड जो वर्ड है ये कहाँ से आया हुआ है, लैटिन वर्ड से आया हुआ है, किससे, वेरम से आया हुआ है। इसका मतलब होता है तुरंत, मतलब सत्यता, और सिमिलीज का अर्थ होता है सिमिलर, मतलब समान। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेरी सिमिलिट्यूड शब्द जो है लैटिन शब्द वेरम जिसका अर्थ होता है सत्य, और सिमिलिसियस जिसका अर्थ होता है समान से आया हुआ है। वेरी सिमिलिट्यूड डिटरमाइंस रिसेम्बलेंस और लाइकनेस टू द ट्रूथ इन द वर्क ऑफ फिक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो सत्यता है किसी कल्पना रचना में सत्य से समानता या समानता निर्धारित करती है। मतलब जो है कोई भी कहानी होती है, कोई भी ड्रामा होता है, तो उसमें जो सत्यता दिखाई जाती है, ठीक है, या फिर किसी काल्पनिक रचना में सत्यता में जो समानता होती है, तो इसी को हम कहते हैं वेरी सिमिलिट्यूड कहते हैं। और भी आगे ऐसे लिखा हुआ है हिंदी में, तो हम समझे इसको। तो वेरी सिमिलिट्यूड जो कि लैटिन वर्ड वेरम जिसका अर्थ होता है सत्य, और सिमिलियस जो कि सिमिलसिस जिसका अर्थ होता है समान से आया हुआ है। तो सत्यता किसी काल्पनिक रचना में सत्य से समानता या जो है समानता निर्धारित करती है। तो व्हेन समवन says that the literary work has very similitude, that means it has lifelike lifelike events अथवा situations and the available to the audience because it reflects real life experience। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई कहता है कि किसी साहित्यिक कृत में सत्यता है, आपने सुना होगा कि कोई साहित्यिक कृत है, अभी कहते हो कि इस मूवी में बहुत ही अच्छा किरदार दिखाया गया, रियल कहानी है। ठीक है, जब कोई कहता है कि इस कृत्य में, इस कहानी में सत्यता है, तो सुंदर दिखाया गया है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसमें जो है सजीव घटना या जो स्थितियाँ हैं, और यह जो है दर्शकों के लिए विश्वसनीय है क्योंकि वह जो वास्तविक जीवन के अनुभव को जो प्रतिबिंबित करती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसके हम टाइप्स की बात करें, ठीक है, तो ये जो है दो प्रकार की होती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमिलिट्यूड, एक होती है कल्चर, एक होती है जेनरिक। इसके दो टाइप्स होते हैं वेरी सिमिलिट्यूड का। एक होता है कल्चरल जो है सिमिलिट्यूड। तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलीव एबिलिटी ऑफ द फिक्शनल वर्क विद इन द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो जो
कह सकते हैं जो सांस्कृतिक जो सत्यता होती है, जो वेरिसिमिलिट्यूड होता है, इसका अर्थ होता है कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में काल्पनिक कार्य की जो विश्वसनीयता होती है इसको कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो दिया हुआ है कि जेनरिक जो है वेरिसिमिलिट्यूड, तो ये क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो ये होता है, ये है जेनरिक सिमिलिट्यूड इज द बिलीवेबिलिटी ऑफ द जो है फिक्शनल वर्क विद इन द बाउंड ऑफ इट्स ओन जेनर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी काल्पनिक कृत को अपनी शैली की सीमाओं के भीतर जो है विश्वसनीयता, तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ से जो लास्ट में इसका जो टर्म बचा हुआ है वो है थीम का। तो थीम की परिभाषा यहाँ से हम समझेंगे, जो कि ये भी जो है ड्रामा का लिटरली टर्म है। तो थीम क्या है? द थीम ऑफ लिटरली वर्क इज इट्स सेंट्रल टॉपिक, सब्जेक्ट और मैसेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो थीम होती है किसी साहित्यिक कृत का विषय जो है उसका केंद्रीय जो विषय होता है वो होता है उसकी विषय वस्तु क्या है, ठीक है, उसका मैसेज क्या है, उसका संदेश, ये सब होता है। ठीक है, मतलब कोई कहानी होती है, ठीक है, उसका विषय क्या है, उसका केंद्रीय भाव क्या है, वह कहानी जो हमें क्या संदेश देती है, उसी को हम थीम कहते हैं। तो इट रिफर्स टू द अंडरलाइंग आइडिया, लेसन और इंसाइट अबाउट लाइफ एंड ह्यूमन नेचर दैट द तो राइटर एक्सप्लोर्स थ्रू द नरेशन कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है जो है जीवन और जो है मानव स्वभाव के बारे में अंतर्निहित विचार, शिक्षा, अंतर्दृष्टि को जो है संदर्भित करता है, जिसे लेखक कथा, पात्रों, घटनाओं के माध्यम से जो है खोजता है। ठीक है, और द थीम इज ऑफ्टन यूनिवर्सल एंड कैरीज मीनिंग बायॉन्ड द स्पेसिफिक स्टोरी सच एज लव, फ्रेंडशिप, गुड जो है वर्सेस इविल और ह्यूमन जो है स्ट्रगल। मतलब जो है आप ऐसे कह सकते हो कि जो थीम होती है किसी भी स्टोरी की थीम कोई भी हो सकती है, जैसे कि फ्रेंडशिप हो सकती है, लव हो सकती है उसकी थीम। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे कह सकते हो कि विषय वस्तु अक्सर जो है सार्वभौमिक होती है और एक विशिष्ट कहानी के परे अर्थ रखती है। जैसे कि कहानी की कैसी है, किसी जैसे कि कोई मूवी आप देखते हो, लव स्टोरी है कि जो इसमें दोस्ती पर दिखाई गई है, या फिर जो है कह सकते हो मानव के संघर्ष पर कहानी दिखाई गई है, जैसे कि दशरथ मांझी, क्योंकि ये रियल की कहानी है, उसके स्ट्रगल के बारे में दिखाया गया है। बहुत सारी आपकी लव स्टोरी होती हैं, तो कहानी का थीम क्या है, उसका केंद्रीय भाव क्या है, इसी को हम थीम कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से दिया हुआ है, जो कि शेक्सपियर के द्वारा जो कि रोमियो जूलियट जो लिखा गया है, ठीक है, इसका जो केंद्रीय जो विषय है वो है परिस्थितियों में जो है प्रेम की शक्ति, क्योंकि प्रेम को इसमें दिखाया गया है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको जो है लिख देना है। तो इसको भी हिंदी में भी समझ सकते हो कि किसी साहित्यिक कृत का विषय जो है उसका केंद्रीय विषय, विषय वस्तु, उसका संदेश होता है, या जीवन और मानव जो स्वभाव है इसके बारे में अंतर्निहित विचार, शिक्षा, अंतर्दृष्टि को संदर्भित करता है, जिसे लेखक कथा, पात्रों और घटनाओं के माध्यम से जो खोजता है। विषय वस्तु अक्सर जो सार्वभौमिक होती है और विशिष्ट कहानी से परे अर्थ जो है रखती है। जैसे कि कहानी में प्रेम दिखाया जाता है, कभी कुछ कहानी में मित्रता दिखाई जाती है, कुछ में जो है अच्छाई की और बुराई बनाम इनकी जो है लड़ाई होती है, और कुछ कहानी में मानव के संघर्ष की कहानी होती है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की जो कहानियाँ होती हैं, जो मूवीज बनती हैं, जो ड्रामाज बनते हैं, तो इसमें इस तरह की कहानियाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो ये थे इसके जो कि लिटरेरी टर्म था। आपका यूनिट जो 4 है आज पूर्णतः हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो यूनिट रहेगा 5, जो कि इसमें आपका ड्रामा दिया हुआ मैकबेथ का, इसको हम समझेंगे। ठीक है, सभी लोग चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।